नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला स्वागत करता हूं आपका इजी फोकस पर। आज हम लोग देखेंगे राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज़ हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल। और आज मैंने एक व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया है 7272078912। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप करके किसी भी प्रश्न से रिलेटेड कोई भी अगर आपको समस्या लगती है जो आपको वीडियो में समझ में नहीं आती है, तो आप वो कमेंट बॉक्स व्हाट्सएप के माध्यम से आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस का पीडीएफ चाहिए तो भी आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज़। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के संशोधन संभव हैं? जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं वो इस बात को समझ लें, संशोधन को कहा जाता है अमेंडमेंट। जो अमेंडमेंट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कोई सुधार, कोई नई चीज़, कोई नया बदलाव लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रक्रिया होती है उसे संशोधन की प्रक्रिया कहते हैं। और यह संशोधन की प्रक्रिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रकार से की जा सकती है? टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स पूछा जाता है या काइंड्स ऑफ अमेंडमेंट्स अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे 3 तरीके से, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। 3 प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाते हैं। 3 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने का मतलब ये है 3 तरीके से किया जाता है। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो पार्लियामेंट में क्या होता है, बिल लाया जाता है। बिल जो लाया जाता है उस बिल को पास कराने के 3 तरीके होते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उसके जो टाइप्स ऑफ बिल होते हैं वो अलग अलग तरीके से लाए जाते हैं। जैसे सपोज़ करिए, अगर फंडामेंटल राइट में कोई चेंज करना है या कोई ऐसा चेंज करना है जो चेंज पूरे इंटायर इंडिया पे इफ़ेक्ट डालेगा, तो उस चेंज के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। तो एक तो ये हो गया। साधारण ही जैसे कोई अगर मान लेते हैं कि पार्ट 1 में चेंज करना है या सिटीजनशिप के पार्ट में चेंज करना है तो सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। अगर कोई ऐसा चेंज करना है जिससे इंटायर इंडिया पे इफेक्ट पड़ने वाला है तो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति, स्टेट्स की परमिशन की ज़रूरत होती है। ठीक है। और कोई एक ऐसा चेंज करना है, फंडामेंटल राइट में चेंज करना है, जुडिशरी में चेंज करना है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चेंज करना है, तब आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? तब आपको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक स्पेशल मेजॉरिटी विद द कंसेंट ऑफ द 50% मोर देन स्टेट, एक सिंपल मेजॉरिटी और एक स्पेशल मेजॉरिटी। ये 3 तरीके से संशोधन किया जाता है। किसमें? पार्लियामेंट में। तो जो 3 तरीके का संशोधन आपका होता है, इस 3 तरीके के संशोधन की प्रक्रिया को ही यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था, तो यही आपको बताना था। ठीक है। तो भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के संशोधन संभव हैं? तो 3 प्रकार से संशोधन संभव हैं। अच्छा, चलिए अगला देखिए, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी हुई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संशोधन की जो प्रक्रिया है यानी प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट जो है वो कहाँ दिया गया है? तो प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट जो है वो अगर भाग यानी पार्ट की बात करें तो पार्ट नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। पार्ट नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। पार्ट 20 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होती है। और किस आर्टिकल में बात होती है? 368 में बात होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 3 प्रकार से होता है। पार्ट नंबर 20 में से इसका प्रोविज़न दिया गया और प्रोविज़न क्या है? 368 है। इतनी बातें समझ में आई? देखिए यहाँ पर लिखा है भाग 1 पार्ट नंबर 1। तो पार्ट 1 किससे रिलेटेड है? पार्ट 1 में है क्या? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के कंसर्न में है। ठीक है, जहाँ पर भारत का नाम दिया हुआ है, यानी आर्टिकल नंबर 1 to 4 आपके आर्टिकल हैं। और जो आपका पार्ट 8 है ये किससे रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड है सेंट्रल स्टेट के रिलेशन के कंसर्न की बात होती है वहाँ पर, उससे रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी कभी संविधान संशोधन कराना होगा तो जो बिल आएगा वो सबसे पहले कहाँ अपीयर कराया जाएगा? तो बिल को अपीयर कराने के लिए किस हाउस का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से हाउस का प्रयोग किया जाता है बताइए? तो बिल को अपीयर कराने के लिए चाहे आप लोकसभा में बिल ले आए चाहे आप राज्यसभा में बिल ले आए, इसका कोई मैंडेटरी वो नहीं होता है। जहाँ मेजॉरिटी में सरकार होती, जहाँ सरकार को रिलीफ लगती कि सर वहाँ से पहले बिल पास करा लिया जाएगा, तो वहीं पर पहले ये बिल ले आते हैं। संसद का मतलब हो गया कि दोनों जगह लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया? सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया था? दैट मीन्स कि संसद के जो सदन होते हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा, उसकी बात कर रहा है। राज्य विधानसभा में संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक नहीं आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोकसभा या राज्यसभा
लोकसभा या राज्यसभा, तो अगर देखिए यहाँ पर चूँकि ऐसा ऑप्शन नहीं बनाया गया है तो आप इसको कह सकते हैं कि लोकसभा में। अगर ऑप्शन होता कि राज्यसभा या लोकसभा में से दोनों में से किसी में, तो दोनों में लाया जा सकता था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा संसद में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में संशोधन सर्वाधिक किस प्रधानमंत्री के काल में हुए? तो इंदिरा गांधी जी के समय सर्वाधिक संशोधन हुए, जिसमें 42वां संविधान संशोधन, 40वां, 28वां, 26वां, 25वां, ये सारे संविधान संशोधन जो है वो इंदिरा गांधी जी ने अपने टाइम पीरियड में किए थे जब वो प्रधानमंत्री रही थी। ठीक है, जब लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो जाता है तो उसके बाद ये प्रधानमंत्री बनती हैं, और जब तक इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल चलता है तो इन्हीं के समय इमरजेंसी लगाई गई थी 1976 में। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए। दल बदल विरोधी अधिनियम, एंटी डिफेक्शन लॉ इसको कहा जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आया था? तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो राजीव गांधी के कार्यकाल में आता है। अच्छा, अब एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और बता दीजिए। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो आया तो राजीव गांधी जी के समय था। एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है बताइए। एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताइए हमको, जल्दी जल्दी बताइएगा। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, तब आप जब कमेंट करेंगे तो आप अगर कुछ नहीं बता पा रहे हैं, कुछ नहीं समझा पा रहे हैं, तो उसको हम आपको आगे आने वाले वीडियोस के माध्यम से बताते रहेंगे। ठीक है, तो बताइए एंटी डिफेक्शन लॉ के समय प्रधानमंत्री कौन था? राजीव गांधी था। इस बिल को लाया गया था कब? 24 जनवरी को लाया गया था 1985 में। 24 जनवरी को इस बिल को लाया गया था, और इस बिल के माध्यम से भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची लाई गई थी? 10वीं अनुसूची लाई गई थी। 10वीं अनुसूची लाई गई थी। ठीक है, उस 10वीं अनुसूची में लिखा गया अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है चुनाव जीतने के बाद, तो उसके अगेंस्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू कार्रवाई की जाएगी, जिससे उसके दल की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी संबंधित सदन के अध्यक्ष के द्वारा, और जब दल की सदस्यता रद्द हो जाएगी तो उसका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ का रिलेशन शेड्यूल नंबर 10 से है, और शेड्यूल नंबर 10 जो है उसी में लिखा हुआ है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू क्या होगा, किसी कैंडिडेट के जो बिहेवियर है या जो उसका इलेक्शन है उसको चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन अधिनियम पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं करेगा। ये किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन अधिनियम पर अपनी स्वीकृति को मना नहीं किया गया। एज सच 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इस प्रक्रिया को लाया गया था। इंदिरा गांधी जी ने खुद को, 42वां नहीं, इसका आंसर सही होगा 24वें संविधान संशोधन से। ठीक है, 24वें संविधान संशोधन से। ये भी इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड पे ही हुआ था, लेकिन उन्होंने 24वें में ही कर लिया था ताकि संविधान संशोधन आगे होता रहे और राष्ट्रपति इस बात को मना न कर सके कि संविधान संशोधन नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? मूल कर्तव्य तो आपको पता होंगे कहाँ है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य है पार्ट नंबर 4A में है, और ये किस समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए। किस आर्टिकल में है? ये तो 51A में है। कितने हैं मूल कर्तव्य? 11। पहले 10 थे, अब 11 हो गए। किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन से इन्हें जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति का विभाजन कर 2 अलग अलग आयोगों का निर्माण किया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? किस संविधान संशोधन के द्वारा विभाजन कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी नेशनल एसटी कमीशन और नेशनल एसटी कमीशन को डिवाइड किया गया? तो इसका सही आंसर है 3rd वाला 89 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जिससे क्या किया गया है? जिससे आपका एसटी और एससी कमीशन को अलग अलग कर दिया गया। एससी और एसटी कमीशन को अलग अलग कर दिया गया, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, वर्तमान में एससी कमीशन के चेयरमैन कौन है और एसटी कमीशन के चेयरमैन कौन है? वर्तमान में एससी कमीशन के चेयरमैन कौन है और एसटी कमीशन के चेयरमैन कौन है, ये बताना है आपको। ठीक है, एससी और एसटी कमीशन के चेयरमैन आपको बताने हैं, और उनसे रिलेटेड आर्टिकल यानी प्रोविज़न जो भी है वो प्रोविज़न भी आपको बताना है। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करने हैं। देखते हैं कितने लोग सही बात बताते हैं। और जो ये आपका
इस तरीके के जो संशोधन हैं, इन संशोधन में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इस बात को आपको ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये आपके, इसको आपको ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में परिवर्तित किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी वन यानी फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट सब्जेक्ट था उस पर कौन कानून बनाएगा। तो पहले ये था कि राज्य सूची का विषय ये था, राज्य कानून बनाएगा। फिर बोले नहीं, ये समवर्ती सूची का विषय होना चाहिए, क्योंकि इस पर कौन कानून बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाएगी इस पर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर कानून बनाएगी। तो ये किस संविधान संशोधन से किया गया, 42वें संविधान संशोधन से किया गया। और इसमें और जान लीजिए, 42वें संविधान संशोधन से ही 48A जोड़ा गया था, 51A जोड़ा गया था। ये 51A का 7th नंबर का जो आपका ड्यूटी है वो क्या है, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही ड्यूटी है। तो इसलिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड और मुद्दे यहाँ पर आते हैं। तो और 42वें संविधान संशोधन से इसे समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। किसे, वन को। तो वनों के संरक्षण के संबंध में ये बात सही है कि अगर वन के संबंधित कानून बनाना हो तो कौन बना सकता है, केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने स्तर पर कानून बना सकते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, ये बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। 1951 में किया गया था पहला संशोधन। और इससे क्या हुआ था, 9th शेड्यूल डाला गया था। और क्या किया गया था, और आर्टिकल नंबर 19 में एक टर्म जोड़ा गया था, रीजनेबल टर्म जोड़ा गया था, रीजनेबल टर्म जोड़ा गया था। युक्ति युक्त निर्बंधन के आधार पर आपके मौलिक अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक, अगला है, विधानसभा एवं लोकसभा की अवधि 6 वर्ष किस संशोधन से बढ़ाई गई। तो ये भी बताइए, विधानसभा एवं लोकसभा के कार्यकाल यानी कि अवधि किस संशोधन से बढ़ाई गई। तो बताइए किस संशोधन से, ये सब 42वें संविधान संशोधन से हुआ। 42वें संविधान संशोधन से इसकी अवधि बढ़ा दी थी। किसने, इंदिरा गांधी जी ने। 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया था, 6 वर्ष कर दिया था। हालांकि 44वें संविधान संशोधन से इसे रिवर्स बैक कर दिया गया। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। अपने सजेशंस, अपने सुझाव, अपनी सलाह आप हमें लगातार देते रहें। उन्हीं सुझाव और सलाह के आधार पर हम आगे वीडियोज़ बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले समय में हम लगातार इस बात से उत्साहित होते रहें और वीडियो